हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सर्किट एनालिसिस। ठीक है, सर्किट एनालिसिस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रेजिस्टेंस के लिए करेंगे। ऐसा सर्किट बनाएंगे जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये लेट कर लेते हैं, हमारे पास रेजिस्टेंस है। ठीक है, आर रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस सर्किट में हमने क्या लगा रखा है, ये ईएमएफ का सोर्स लगा रखा है। ठीक है, कौन सा सोर्स है, एसी सोर्स है। ठीक है, एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा यहाँ पे। ठीक है, चलो, तो लेट अ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद एन एसी सोर्स। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है उसे हमने किसी एसी सोर्स से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू ए बाय आर। ओम्स लॉ क्या बोलता है, वी इज इक्वल टू आई और आई आर होता है ना, वी का मतलब ई होता है, ईएमएफ होता है। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, ई बाय आर होगा। ठीक है, तो जो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ होता है, हमको पता है कि जो ई होगा ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, ये जो ई है ना, अगर हम इसकी जगह में रखेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई को ध्यान से देखना, आई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी बाय आर। ई नॉट बाय आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई नॉट लिख सकते हैं ना, जो पीक वैल्यू का ईएमएफ होगा। ठीक है, उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आई नॉट वैल्यू तो आएगी, पीक करंट की वैल्यू आएगी ना। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो ध्यान से देखना, ईएमएफ की वैल्यू हम सब में यही करेंगे, जितने भी सर्किट एनालिसिस करेंगे, रेजिस्टेंस के लिए करेंगे, कैपेसिटर के लिए करेंगे, इंडक्टर के लिए करेंगे। ठीक है, तो हर बार हमको ईएमएफ की वैल्यू गिवन होगी, यही वैल्यू गिवन होगी, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, हमें करंट के लिए ग्राफ की वैल्यू निकालनी है ताकि हम फेज डिफरेंस निकाल पाएँ, जो करंट और ईएमएफ है ना, इन दोनों में, ताकि हम फेज डिफरेंस निकाल पाएँ। तो ईएमएफ हमने फिक्स कर दिया ई नॉट साइन ओमेगा टी, हम करंट के लिए निकालेंगे यहाँ पे फंक्शन। ठीक है, चलो, तो ई क्या था, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी था, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी है और इसके लिए भी क्या आएगा, साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो दोनों के लिए जो फेज डिफरेंस होगा ना, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है यहाँ पे। ठीक है, आई क्या आ जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। इक्वेशन सेकंड, अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो आई और जो ई है ना, वो दोनों के दोनों क्या है, सेम फेज में, और दोनों का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ये किसका ग्राफ है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि देखो पीक वैल्यू दोनों की अलग अलग हो सकती है। ठीक है, और ये डॉटेड लाइन किसका ग्राफ है, आई नॉट वाले का। तो पीक वैल्यू दोनों की अलग अलग है ना, पर स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम है ना दोनों का। ठीक है, ग्राफ तो सेम ही बन रहा है, बस पीक वैल्यू का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो फेज इसका मतलब दोनों का क्या है, सेम है। ठीक है, इसका मतलब फेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा। जब फेज सेम होता है तो फेज डिफरेंस क्या होता है, जीरो। और ये फेजर डायग्राम है। फेजर डायग्राम बोलने का मतलब, लेट कर लेते कि आई जो ईएमएफ है वो इधर को जा रहा है। ठीक है, आई ई के साथ कितना एंगल बना रहा है, जीरो ना, क्योंकि फेज डिफरेंस दोनों का जीरो है। ठीक है, तो दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, ये फेज डिफरेंस होगा। तो फेज डिफरेंस जो होता है वो फाई होता है, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। इसको फेजर डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। अब हम कैपेसिटर को लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये जो कैपेसिटर है इसको हमने एसी सोर्स से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, वहाँ पे आई का फॉर्मूला क्या था, ई बाय आर ना, यहाँ पे आई का फॉर्मूला होता है डी क्यू बाय डी टी होता है। ठीक है, आई इज इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू बाय डी टी। ठीक है, डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, सी डी ई लिख सकते हैं। ठीक है, कैपेसिटर के लिए याद करना, जो चार्ज स्टोर होता है ना क्यू, उसकी वैल्यू क्या होती है, सी इंटू ई। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू ई के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे डी क्यू लिखा है, तो डी क्यू किसके बराबर होगा, C इंटू डी ई। ठीक है, तो इस डी क्यू की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, C इंटू डी ई। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या लिखा है, यहाँ पे आई का फॉर्मूला निकाल दिया, क्योंकि देखो ई हमें पता है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, तो ई की जगह में क्या लिख देंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये जो ई है ना, ये इक्वल है ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, हमें आई के लिए निकालना है कि आई के लिए कितना एंगल आएगा, यहाँ पे फेज डिफरेंस निकालना है ना, जैसे रेजिस्टेंस के लिए करा। ठीक है, चलो, तो ई की जगह में क्या रखेंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे यहाँ पे। ई नॉट क्योंकि कांस्टेंट है तो ई नॉट तो बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है कॉस ओमेगा टी, और जो एंगल के साथ होता है ना, वो क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई में। देखो, इंटीग्रेशन में जो एंगल के साथ मल्टीप्लाई में होता है वो आता है डिवाइड में, लेकिन डिफ्रेंशिएशन में जो एंगल के साथ मल्टीप्लाई में होता है ना, वो आता है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, चलो, अब अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो I इज इक्वल टू ई नॉट, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई में लेके ऐसे भी तो कर सकते हैं, 1 बाय ओमेगा सी। ठीक है, कॉस ओमेगा टी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ना, यहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा है,
आई इज इक्वल टू ई नॉट 1/ωc cos ωt, ठीक है। इसको मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये ना रेजिस्टेंस की तरह काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास वहाँ पे क्या फॉर्मूला आया था जो हमने आर के लिए करा था, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोगों ने हमारा ऐसा फॉर्मूला आया था ना, आई इज इक्वल टू ई नॉट बाय आर, ठीक है, साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये तो फेस के लिए हो जाएगा, ठीक है, तो एंगल है यहाँ पे, ठीक है, ये तो एंगल के लिए फंक्शन है, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू है ना यहाँ पे ई नॉट तो वैसे का वैसा ही है, बस आर की जगह में कुछ और आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। आर की जगह में क्या आ रहा है, 1/ωc। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो कैपेसिटर होगा इसके लिए जो रेजिस्टेंस होता है ना वो क्या होता है, 1/ωc, ठीक है। कैपेसिटर जो करंट को रोकने का काम करता है उसके लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 1/ωc, ठीक है। चलो, तो आई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई नॉट कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं, जहाँ पे जो आई नॉट होता है ना वो किसके इक्वल होता है, ई नॉट बाय आर। इसका मतलब ध्यान से देखना, कंपेयर करना, आर किसके बराबर होगा, 1/ωc, क्योंकि ई नॉट के डिवाइड में तो यही था 1/ωc, ठीक है। इसका मतलब जो यहाँ पे कैपेसिटर होगा ना उसके लिए रजिस्टेंस क्या होगा, 1/ωc, ठीक है। सी क्या होता है, कैपेसिटी होती है उसकी, ठीक है, कैपेसिटेंसी तो होता है सी, ठीक है। ओमेगा क्या होता है यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी होती है, ठीक है। इसको 2π/t भी लिख सकते हैं ओमेगा को, ठीक है। चलो, और इसको एक्स सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हमें तो यहाँ पे उसको फेस को भी कंपेयर करना ना, ई के लिए क्या था, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, और जो आई था आई के लिए क्या आया, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। दोनों को ओमेगा टी है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते दोनों फेज में सेम है, ठीक है, क्योंकि एक में साइन है एक में कॉस है, ठीक है, दोनों को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, आई इज इक्वल टू आई नॉट, कॉस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओमेगा टी प्लस 90 ना, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, 90 प्लस थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा होता है, ठीक है। तो वही कर रखा हमने। अब कंपेयर करो दोनों को, क्योंकि दोनों में साइन साइन है ना। तो ई क्या था, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90। तो इसका मतलब जब कैपेसिटर होगा, याद रखना, जब कैपेसिटर होगा तो उस टाइम पे जो करंट होगा वो ईएमएफ को लीड करेगा। लीड करने का मतलब आगे जाएगा ईएमएफ से, ठीक है, कितना, π/2, ठीक है। तो इसका मतलब कैपेसिटर के टाइम पे जो करंट होगा वो आगे पहुंच जाएगा किससे, ईएमएफ से, π/2, 90 डिग्री मतलब, ठीक है। जब हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो हमको पता है कि जो ईएमएफ होगा वो π/2 क्या होगा, पीछे रह जाएगा, ठीक है। चलो, अभी इसका फेजर डायग्राम देखना, ये वाला, ये तो ग्राफ हो जाएगा। इसके लिए ग्राफ कैसा है, यहाँ पे ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये वाला ग्राफ है। जो ईएमएफ है ना वो ये वाला ग्राफ, और जो डॉटेड लाइन वाला वो करंट के लिए ग्राफ है। करंट वाला ग्राफ तो π/2 आगे होगा ना, यहाँ होगा ये वाला, ठीक है। तो ये है उसके लिए, ये डॉटेड लाइन वाला ग्राफ किसके लिए, करंट के लिए, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। उसके बाद इसका फेजर डायग्राम है, जो ई है ना यानी कि जो ईएमएफ है, लेट कर लेते हैं, हम लोग कहीं भी बना सकते हो, आप लोगों की मर्जी। फिर करंट आई को ढंग से बनाना, ठीक है। ये ई है, ईएमएफ है, ये ईएमएफ की डायरेक्शन है, ठीक है। करंट तो इस डायरेक्शन में होगा नहीं ना, जो रेजिस्टेंस था उसके लिए तो इसी डायरेक्शन में था, तो इसी डायरेक्शन में बना दिया, लेकिन जो कैपेसिटर है इसके लिए नहीं होगा सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो ईएमएफ की डायरेक्शन ये है, तो करंट की डायरेक्शन इससे π/2 आगे है ना, तो पीछे नहीं बनाना, आगे बनाना है, इस साइड। 90 तो इधर भी हो सकता है ना, जो ये लाइन है ना इस पे 90 इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है। π/2 आगे ही तो आई, ठीक है। तो आगे तो इस साइड होगा ना, ये तो पीछे हो जाएगा, इस साइड बनाना है आई, ठीक है। तो ये आई हो जाएगा π/2, ठीक है। तो ये फेजर डायग्राम, फेज यानी कि एंगल के लिए डायग्राम बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अगर हम ई को इस डायरेक्शन में बनाएंगे तो आई कैसा बनेगा, ये तो इधर बन सकता है, ये इधर बन सकता है, पर ये तो पीछे की साइड हो जाएगा ना, ऐसे बनेगा आई, ठीक है। आई क्योंकि आगे है ना ई से, तो 90 डिग्री आगे बनाना पड़ेगा आई को, ठीक है। तो ये दोनों ही फेजर डायग्राम है। इसको देखना, अगर इसको हम लोग ऐसे करके घुमा देंगे ना तो यही तो बनेगा, इसको मतलब ऐसे घुमाएंगे तो ये वाला डायग्राम बनेगा यहाँ पे, ठीक है। सिंपल, बस ई को किधर भी बना दो, आई को बस उसे आगे बनाना 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसके लिए, फेजर डायग्राम, ठीक है। अब थर्ड है सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, ठीक है। अब हम सिर्फ इंडक्टर लगाएंगे, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, रजिस्टेंस, जब हमने रजिस्टेंस लगाया था तो उस टाइम पे जो ईएमएफ था और करंट था दोनों की सेम डायरेक्शन थी, ठीक है। लेकिन जब हमने कैपेसिटर लगाया तो उस टाइम पे करंट π/2 आगे निकला ईएमएफ से, ठीक है। अब इंडक्टर में देखते कि इंडक्टर में क्या होगा, ठीक है। तो लेट कर लेते कि हमने ईएमएफ, जो ये इंडक्टर है इसको हमने क्या कर रखा है, एसी सोर्स से कनेक्ट कर रखा है। ई क्या होगा, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और आई के लिए निकालेंगे अब हम कि आई के लिए कैसा आएगा फंक्शन।
तो हमको पता है E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है, ठीक है। जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, इंडक्टर के लिए। डी आई को हम क्या लिख सकते हैं, डी आई इक्वल टू ई बाई एल डी टी होता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे E की जगह में तो हम लोग वैल्यू ये पुट कर सकते हैं ना, E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ध्यान से देखना, जो E है ना इसकी जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, E नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे ध्यान से देखना E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है ना, ये किसके लिए फॉर्मूला होता है, एनर्जी होती है ये, ठीक है। इंडक्टर जो होगा ना उसकी एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। अब ना हमें क्योंकि आई के लिए निकालना है ना तो इन सबको सेपरेट करना पड़ेगा, डी टी को इधर मल्टीप्लाई में एल को डिवाइड में ले जाना पड़ेगा क्योंकि हमें तो आई के लिए निकालनी है वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी डी आई की, ठीक है। ई हमको पता है, इस ई की जगह में क्या लिख सकते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी। हर बार यही तो कर रहे थे, यहाँ हमने जब रेजिस्टेंस लगाया था तभी भी यही किया था, ई की जगह में ये वैल्यू पुट करी थी, ठीक है। कैपेसिटर में भी यही करा था, अब यहाँ पे भी तो यही करेंगे ना, ई की जगह में ई नॉट साइन ओमेगा टी रखेंगे, ठीक है, रख दिया। अब दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इससे पहले क्या कहता है, कैपेसिटर में डिफ्रेंशिएशन करा था ना, यहाँ पे तो इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे ताकि ये डी हट जाए इनके आगे से, ठीक है। चलो इधर अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो डी आई का इंटीग्रेशन क्या होगा, आई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आई, ठीक है। इधर अगर इंटीग्रेशन करेंगे जो कांस्टेंट चीज़ें वो बाहर आ जाएंगी, ई नॉट बाहर आ जाएगा, एल बाहर आ जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन पता होगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, ठीक है। साइन थीटा का क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। जो एंगल के साथ मल्टीप्लाई में होता है वो इंटीग्रेशन में किधर आता है, डिवाइड में आता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आई के लिए क्या आया हमारे पास फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। अब ध्यान से देखना, जो ई नॉट के डिवाइड में होता है ये तो एंगल की चीज़ हो जाएगी ना, जो ई नॉट के डिवाइड में होता है ये रेजिस्टेंस होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारे पास इंडक्टर है ना इसके लिए रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओमेगा एल, ये तो आर होता है ना, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट, इस पूरे को हम लोग आई नॉट लिख सकते हैं ना, आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। लेकिन अभी भी हम लोग इनका फेज डिफरेंस नहीं निकाल सकते क्योंकि ये कॉस में और जो ई था यानी कि ये जो ई है वो किस में, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये साइन में। अब वही वाली चीज़ करेंगे क्योंकि माइनस बाहर है यहाँ पर तो हमको माइनस को इधर ले जाना पड़ेगा। तो कॉस को हम लोग ये नहीं लिख सकते यहाँ पे कि कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा। अब के बाद साइन 90 वाला 90 माइनस वाला करना पड़ेगा हमको, ठीक है। चलो तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, वो भी तो कॉस थीटा ही होता है ना। कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, फिर माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो जो 90 होगा ना वो माइनस का हो जाएगा, थीटा प्लस का हो जाएगा। तो इसका मतलब आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ब्रैकेट के अंदर ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब कंपेयर कर रहे हो दोनों को, ई इज इक्वल टू क्या था, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 बोलने का मतलब अब की बार करंट पीछे है, ठीक है। रेजिस्टेंस में करंट क्या आ रहा था, सेम, मतलब फेज डिफरेंस 0 आ रहा था दोनों के लिए, ठीक है। जो कैपेसिटर था उसके लिए क्या आ रहा था, करंट आगे निकल रहा था पाई बाय 2, यहाँ पे प्लस आ रहा था उसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं था तो इसीलिए हमने माइनस वाला रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। चलो और लेकिन जो यहाँ पे इंडक्टर है इसके लिए क्या आ रहा है, पाई बाय 2 करंट पीछे आ रहा है अब की बार, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो हमको पता अब की बार करंट लैग कर रहा है, करंट लैग करने का मतलब करंट पीछे है अब की बार, ठीक है, कितना, पाई बाय 2, ठीक है। चलो अब इनका यहाँ पे ये ग्राफ देखना, फिर फेजर डायग्राम देखेंगे, ठीक है। तो ये किसके लिए होगा, देखो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो सबके लिए हमने यही बनाया था, चाहे रेजिस्टेंस हो चाहे कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो, सबके लिए हमने सेम बनाया था। अब ये चेंज हो रहा था हर बार ना, ठीक है। तो इसके लिए देखना जो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है ना, इसका मतलब इसके लिए तो यहाँ से स्टार्ट होगा, पाई बाय 2 से स्टार्ट होगा, तो इसका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये वाला है इसका ग्राफ, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ठीक है। ये फेजर डायग्राम है, ये ई है, ईएमएफ है, ठीक है। ईएमएफ से पीछे है ना आपकी बार करंट, तो आगे नहीं बनाना, पीछे यानी कि इधर बनाना है, ठीक है। तो पीछे जब बोला जाएगा ना तो उस टाइम पे हमको क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब आगे बोलेंगे ना तो एंटी क्लॉकवाइज चले जाना उस टाइम पे, ठीक है। चलो तो ई हमने इधर बनाया तो ई पे जो 9 पाई बाय 2 है ना वो तो इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, ठीक है। तो लेकिन अगर हम लोग इस साइड को जाएंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस साइड को जाएंगे तो वो आगे हो जाएगा, ठीक है। क्लॉकवाइज जाने का मतलब क्या होता है वहाँ पे कि इस साइड को जा रहे हैं ना, क्लॉकवाइज जाने का मतलब क्या होता है कि पीछे, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज जाने का मतलब आगे है वो, ठीक है। तो जो करंट है ना वो पाई बाय 2 पीछे है इधर, ठीक है, क्योंकि वो करंट जो कर रहा है वो लैग कर रहा है, आपकी बार पीछे छूट रहा है पाई बाय 2, ठीक है।
अब आ जाते हैं हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस में, ठीक है। देखो जो रेजिस्टेंस होता है ना, ठीक है, उसके लिए क्या वैल्यू लिखते हैं हम लोग, आर लिखते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो करंट को रोकने का काम करता है वो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमने इंडक्टर वहाँ पे लगाया, वो भी तो करंट को रोकने का काम करेगा ना, ठीक है। हर कोई भी चीज़ होती है उसकी प्रॉपर्टी होती है करंट को रोकने की, ठीक है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला जाता है उस चीज़ को। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, जो इंडक्टर रेजिस्टेंस को ऑफर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। इसको एक्सएल से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने निकाली भी थी, एक्सएल की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा एल आएगी, ठीक है। हमने डेरिवेशन किया था ना अभी यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे डेरिवेशन में क्या आता है, ई नॉट के डिवाइड में क्या आता है, ओमेगा एल आया था ना। ई नॉट के जो डिवाइड में होता था वही तो रेजिस्टेंस होएगा ना, तो ई नॉट के डिवाइड में ओमेगा एल था, ठीक है। तो इसका मतलब जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, ओमेगा एल के इक्वल होगा, जहाँ पे ओमेगा क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। एल क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है, ठीक है। ओमेगा को हम लोग 2π/t भी लिख सकते हैं, या 2π × f भी लिख सकते हैं। इसका मतलब जो एक्सएल है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2πfl, ठीक है। तो इसके एसआई यूनिट क्या होती है, ओम होती है, क्योंकि है तो वो रेजिस्टेंस ही ना, ठीक है। तो इसके एसआई यूनिट क्या होती है, ओम होती है। सेम यही चीज़ अब हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए करेंगे। जो हमारे पास कैपेसिटर के लिए आया था ई नॉट के डिवाइड में, ध्यान से देखना, ई नॉट के डिवाइड में क्या आया था, 1/ωc आया था ना। तो जो ई नॉट के डिवाइड में होता है वही तो रेजिस्टेंस होता है ना। तो एक्स सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/ωc। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इट इज डिनोटेड बाय एक्स सी, ठीक है। एक्स सी या जाई सी भी बोला जाता है इसको, ठीक है, पर नॉर्मली हम लोग इसको एक्स सी ही बोलेंगे, ठीक है। चलो एक्स सी इज इक्वल टू 1/ωc, ठीक है। ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2πf लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू सी, ठीक है। तो ये किसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए। वही एसआई यूनिट इसके लिए भी ओम ही होगी, ठीक है। एसआई यूनिट क्या ओम, क्योंकि है ये भी रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एक और चीज़ है, जो कैपेसिटर होता है ना, ये सिर्फ काम करता है, जो कोई भी कैपेसिटर होता है वो सिर्फ काम करता है एसी में, ठीक है। जो कैपेसिटर है वो डीसी को ब्लॉक कर देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक्स सी की वैल्यू क्या होती है, 1/ωc, ठीक है। और 1/ωc को हम क्या लिख सकते हैं, 2πfc, ठीक है। अब इसके बाद याद करना, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने ये पढ़ा था कि जो डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो क्या होती है, 0 होती है डीसी के लिए, ठीक है। डायरेक्ट करंट के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है ना। और अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो ये जो डिनोमिनेटर में होंगे सारे के सारे 0 हो जाएंगे। तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी ना। इसका मतलब अगर वहाँ पे डायरेक्ट करंट है, डीसी सोर्स है कोई, तो उस टाइम पे जो एक्स सी होगी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो रहा है, मतलब, ठीक है, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इन्फिनिटी हो रहा है। और अगर रेजिस्टेंस इन्फिनिटी यानी कि बहुत 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 ज़्यादा है तो करंट तो 0 होएगा ही ना वहाँ पे, तो कैपेसिटर काम नहीं कर पाएगा फिर उस टाइम पे, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा, रेजिस्टेंस का काम करता है, करंट को ब्लॉक करने का काम करता है ना, करंट को रोकने का काम करता है। तो अगर रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है तो इसका मतलब समझो करंट 0 है वहाँ पे, ठीक है। तो एक्स सी किसके इक्वल होगा, 1/2πfc के इक्वल होगा। डी सी के लिए एफ क्या होता है, 0 होता है, तो एक्स सी किसके इक्वल होगा, 1/0, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इन्फिनिटी है, ठीक है, बिकॉज कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इन्फिनिटी, सो इट ब्लॉक डी सी, ठीक है। इम्पीडेंस देखना, इम्पीडेंस क्या होता है, द नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सर्किट इज कॉल्ड इम्पीडेंस, इट इज़ डिनोटेड बाय जेड, इट्स एसआई यूनिट इज ओम, ठीक है। मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग पहले हमने क्या करा था, रेजिस्टेंस को सर्किट में लगाया था, ठीक है। उसके बाद क्या किया था हम लोगों ने, कैपेसिटर को लगाया था। उसके बाद क्या किया था, इंडक्टर को लगाया था, ठीक है। अब हम तीनों को एक साथ लगाएंगे, ठीक है। तीनों का जो मिला के रेजिस्टेंस होगा, तीनों जो मिला के रेजिस्टेंस काम करेंगे, मतलब करंट को रोकने का काम करेंगे, जो तीनों मिला के, उसी को इम्पीडेंस बोलेंगे। तो तीनों को मिला के जो भी रेजिस्टेंस होगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं, ठीक है। द नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सर्किट इज कॉल्ड इम्पीडेंस, इट इज डिनोटेड बाय जेड। अब इसको जेड से डिनोट करेंगे। इसकी एसआई यूनिट भी ओम होगी, क्योंकि है तो ये भी रेजिस्टेंस ही ना, ठीक है।